मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं, डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे। बरसों के बाद कवि लोग, हम सब लोग एक उन्मुक्त आकाश में उड़ने के लिए, जो विचारों के पंछी हैं उनके लिए इंतजार कर रहे थे। या यूं कहें कि आजादी भी ठीक इसी तरह इंतजार करती रही होगी बरसों। उसके बाद कभी वो ख्वाब के फूल खिल गए हैं। अब बस ये है कि हम उसे संभाल कैसे लें। इसी के तहत हम आज उपस्थित हैं। आजादी पर भी ये नियम लागू होता है और लॉकडाउन पर भी ये नियम लागू होता है। प्राण से ज्यादा प्रिय जिनको रहा अपना वतन है, राष्ट्र का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है, प्राण दीपक दे गए जो राष्ट्र की आराधना में, उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। न्यायमूर्ति यहां बैठे हैं तो हमारी भाषा क्या हो, हमारा सलीका क्या हो, ये उन्होंने अपने व्यवहार से तय कर दिया। व्यासपीठ का क्या क्या दायित्व होता है, मैं वहां देख रहा था बैठा हुआ, तो मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य था। सामान्यतः आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं और मुख्य अतिथि वापस से अध्यक्ष आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार किया मां वागेश्वरी के सामने, तो मुझे सच में लगा कि आज के इस एकेडमिक कार्यक्रम के अंदर मैं भाई संजय झाला को विशेष आभार व्यक्त करूंगा। ऐसे यशस्वी और विद्वत पुरुष को हमारे सामने अध्यक्षता के रूप में आमंत्रित किया। आप एक बार तालियां बजाइए कि न्यायपीठ पर बैठे हुए लोग संस्कृत श्लोकों की विशद धाराओं के साथ यहाँ हैं। तो मैं आपकी उपस्थिति को विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप हमारे बीच मौजूद हैं। आज कोरोना के गाइडलाइन के कारण से हमने इस मंच को 13 लोगों की एक लंबी टीम है, 12 एक है और 13वां मैं इसका सारथी के नाते नियुक्त कर दिया गया हूँ। जैसा भी रथ चलेगा उसे मैं कोशिश करूंगा। 6 लोगों का खंड पहले काव्य पाठ करेगा ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, और 6 लोग उसके बाद वो सामने चले जाएंगे और वो करेंगे। मैं जो पहले खंड के कवियों को पहले आमंत्रित कर रहा हूं, कविता को कुछ यूं समझ लीजिएगा, एक कहकर के अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आपने एक चित्र देखा होगा, प्रणाम सर, एक चित्र देखा होगा, सामने दशानन खड़े हैं और प्रभु श्री राम धनुष ताने हुए खड़े हैं। यह चित्र आपने भी देखा और एक कवि ने भी देखा। हमारे मैंने अतिथि भी आगे, मैं उन्हें भी प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो उस चित्र को जब किसी कवि ने देखा तो उसने उसमें कल्पना करी, धनुष ताने हुए प्रभु श्री राम खड़े, सामने दशानन खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान। दाएं हाथ और बाएं हाथ चित की बातचीत कराई। बाएं हाथ ने दाहिने हाथ को उड़ाना दिया। हे दाहिने हाथ, जब भी दान की, मान की, सम्मान की बात होती तो आगे चला जाता है। दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान, अब क्यों पीछे जात है देख दशानन बाण। अब तू पीछे क्यों जा रहा है जब सामने दशानन खड़े। तो दाहिने हाथ ने उत्तर दिया, बस उसी का नाम कविता है। उसने कहा डर के पीछे नहीं गया हूं। तो उसने कहा फिर क्यों गया है। यदि कुछ कविता जैसा हो गया तो एक बार आप मुझे मन दे देना, मैं कवि से मैं शुरू कर दूंगा। दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान, अब क्यों पीछे जात है देख दशानन बाण। दाहिने हाथ ने उत्तर दिया, श्री राम के कान में पूछत हुई एक बात, एक एक कर 10 हतू या हतू दसों एक साथ। एक एक कर 10 हतू या हतू दसों एक साथ। मैं तो ये पूछने के लिए गया हूं कि इस दशानन के 10 शीश एक साथ काट दूं या एक बार काटूं। कविता की भाषा यहीं से शुरू होती है। आइए, मां बागेश्वरी का स्तवन न्यायमूर्ति कर चुके हैं। हम भी उसी श्रृंखला के बहुत छोटे पैदल सैनिक हैं। हमारी तरफ से एक वंदना प्रस्तुत हो जाए। और भारतीय मनीषा परंपरा के अनुसार मां को पहला स्थान दिया गया है, बेटी को पहला स्थान दिया गया है। हमारे सब कवियों ने अच्छी अच्छी वंदनाएं लिखी हैं, लेकिन डॉक्टर सुशीला शील यहां मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा करबद्ध कि वे मां बागेश्वरी से वरदान मांगे कि आज की संगोष्ठी का शुभारंभ हो, उनके स्नेहाशीष की दृष्टि से हो। आप करतल ध्वनि से इस अच्छे से आयोजन का जोरदार ताली स्वागत करें। डॉक्टर सुशीला शील। मां शारदे के जी चरणों में नमन करती हूँ और जैसा आदेश मुझे मिला है अपने कुछ मन समर्पित करती हूँ माँ के श्री चरणों में। सुनेगा। वीणा पाणी दया कर दो, माँ ज्योति प्रखर भर दो, पथ बिसरे विहंग को है माँ चिरनूतन पर दो। वीणा पाणी दया कर दो, तीनों लोक तिमिर आच्छादित करहु मातु निज ज्ञान सुभाषित। आकांक्षी विचलित जनगण पर वरद हस्त धर
कर दो, वाह 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 वाह, वीणा पाणी दया कर दो, वीणा पाणी दया कर दो। और आवाहन करती इन शब्दों में जी स्वागत। हंसारूढ़ गूढ़ विज्ञानी ज्योति पुंज माँ वीणा पाणी, मौन पड़े निज वीणा को माँ, मधुर मधुर स्वर दो, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वीणा पाणी दया कर दो, माँ ज्योति प्रखर भर दो, माँ ज्योति प्रखर भर दो। धन्यवाद। आइएगा, मैं आरंभ करता हूं उन महापुरुषों के स्तवन से। इस कार्यक्रम को मैं शुरू करना चाहता हूं जिनके प्राणों के उत्सर्ग के कारण से, जिनके प्राणों के दीप जलने के कारण से इस देश में उजाला हुआ, जिनके कारण से देश खुली सांस में जी रहा है। हालांकि विपरीत काल में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, मैं इसलिए आकाशवाणी को भी, अकेडमी को, सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। हमने एक शाम चिरागों के नाम सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। चाहे देश का वातावरण हो या आज का वातावरण हो, जब आप चैतन्य हो जाइएगा, हम जितनी देर हैं जीवंतता के साथ सुने। हमने एक शाम चिरागों के नाम सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, लेकिन हम भी अंजाम की परवाह नहीं करते। जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। लगभग उन शहीदों के स्तवन के लिए मेरे सामने जिस कवि का नाम मेरे जहन में है कि मैं किससे शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि एक तेजस्वी ऊर्जस्वी कवि से इस कार्य को आरंभ किया जाए। 23 वर्ष के थे भगत सिंह। संजय भाई यहाँ बैठे हैं, वो अचानक उनकी पंक्तियां मेरे जहन में आ गई हैं। जब उन्हें फांसी लग रही थी तो उन्होंने अपने छोटे भाई माँ से कहा, माँ तुम मत आना मेरे शव को लेने के लिए। कहले क्यों? कहले माँ, भगत सिंह की माँ रोएगी, उसकी आंखों में आंसू आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, छोटे भाई को भेज देना। उसने कहा कि ऐसा कर लो ना, तुम किसी तरह बचा लूं मैं तुम्हें। भगत सिंह का नाम बचा मत लेना, यही तो मौका है प्राण दीपक चढ़ाने का। 2 पंक्ति कही। मेरा छोटा भाई संजय झाला यहाँ बैठा है, आपके अकेडमी के डायरेक्टर हैं, बड़े कवि हैं, लेकिन उन्होंने ये 2 लाइन लिखी, यदि कुछ भी अच्छा बन पड़ाओ इनके नाम में तालियां उठें। भगत सिंह जवाब देते हैं, माँ को बचाना मत, मुझे चढ़ाने दो इस बलिवेदी पर। उसने कहा क्यों? उसने कहा तूफान अगर जिद कर बैठे, अब आपके हाथ आकाश में उठ जाने चाहिए, मैं उम्मीद करूंगा। तूफान अगर जिद कर बैठे तो लड़ना बहुत जरूरी है, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है माता की जंजीरें तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी ही शौर्य गाथाएं कहने के लिए मेरा अनुज अश्विनी त्रिपाठी 12 से हमारे बीच में है, चंबल के पानी पी करके हमारे सामने है। आप उसके कद की तालियां बजाइएगा। नया कवि उत्साह के साथ में है, उत्साह से कविताएं पढ़ें। मेरी कविता भारती की अस्मिता का गान है। यह बाइबल गुरु ग्रंथ है, गीता है और कुरान है। यह राजगुरु शेखर भगत के रक्त का उबाल है। यह मित्र की खातिर सुधा है, शत्रु के हित काल है। यह राष्ट्र भक्ति भावना का एक भीषण ज्वार है। हर जुल्म के आगे खड़ी यह शब्द की तलवार है। शुभ्र वर्णों से रचित यह एक अतिशय क्षेत्र है, जो मदन को भस्म कर दे शिव का भीषण नेत्र है। प्रतिशोधवश चाणक्य के हाथों में आया तक्र है, शिशुपाल का सर काटने वाला सुदर्शन चक्र है। यह पार्थ के गांडीव से, यह पार्थ के गांडीव से छूटा हुआ एक तीर है, और द्रौपदी हित कृष्ण के हाथों से निकला चीर है। केसरिया रंग बलिदानी का प्रतीक बना, जिसकी मशाल सारे संकटों से तारती। केसरिया रंग बलिदानी का प्रतीक बना, जिसकी मशाल सारे संकटों से तारती। श्वेत रंग में छिपा है शांति का संदेश, और राष्ट्र की प्रगति चक्र की गति निहारती। हरा रंग हरियाली उन्नति का है प्रतीक, हरा रंग हरियाली उन्नति का है प्रतीक, जिसकी उपज भूखमरी से उबारती। और सारा जग सतरंगी रंगों से रंगा है, किंतु मन में बसे हैं मेरे 3 रंग भारती, मन में बसे हैं मेरे 3 रंग भारती। और निवेदन करता हूं कि घर बार छोड़कर आसमान ओढ़कर एक सैनिक का कद क्या है। हमारे साथ बहुत खुशी की बात है कि एक सैनिक कवि मौजूद है यहाँ पर। संजय झाला जी, आपके समक्ष पहली बार काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। स्वागत भैया। तो सैनिक का कद क्या होता है, निवेदन करता हूं
कि घर बार छोड़कर आसमान ओढ़कर मातृभूमि रक्षा है तू सीमा पे खड़ा है वो। घर बार छोड़कर आसमान ओढ़कर मातृभूमि रक्षा है तू सीमा पे खड़ा है वो। भूख प्यास भूल कर मौत को कबूल कर दिन रात देखे बिना शत्रु से लड़ा है वो। तिरंगे का स्वाभिमान माता भारती का मान, तिरंगे का स्वाभिमान माता भारती का मान, बना रहे सदा इस बात पे अड़ा है वो भारती के भाल पे नगीने सा जड़ा है और देश के महान शासकों से भी बड़ा है वो। देश के महान शासकों से भी बड़ा है वो। चूंकि शौर्यम कवि सम्मेलन है तो मैं इस शौर्यम कवि सम्मेलन में सैनिकों का गुणगान करने के लिए हमारे साथ सैनिक कवि मौजूद हैं। एक राजस्थान के शौर्य का प्रतीक जिन्हें मैं अपना यूं कहूं कि एक आदर्श मानता हूं, महाराणा प्रताप, उन पर मैं कविता पढ़ने का मेरा मन है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं निवेदन करता हूं। आपको 16वीं शताब्दी के उस कठिन दौर में लिए चलता हूं जब अकबर की साम्राज्यवाद विस्तार की नीति ने राजस्थान के दरवाजे पर दस्तक दी, परंतु मेवाड़ का शिशोदिया राजवंश अकबर के मार्ग में चट्टान की भांति खड़ा था। अकबर जानता था कि जब तक मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर लेता है तब तक पूरे राजस्थान को काबिज करना उसके लिए नामुमकिन है। तब अकबर ने राजपूतों के बीच पड़ी हुई फूट का फायदा उठाया और राजपूतों के विरुद्ध राजपूतों की एक बड़ी सेना तैयार की। अकबर की इसी नीति से मैं अपनी कविता को प्रारंभ करता हूं, निवेदन करता हूं कि राजपूत से राजपूत को अकबर ने लड़वाया था, राजपूत से राजपूत को अकबर ने लड़वाया था, राजपूत से राजपूत को मुगलों ने लड़वाया था, फूट डालकर राज करो इस नीति को अपनाया था। मातृभूमि रक्षा हित जो मरने को तत्पर रहता था, अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से न कर पाया, स्वाभिमान रक्षा हित जिसने शीश कटाना सिखलाया और अपने तन को शौर्य पराक्रम की मूरत में ढाला था और जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य कर डाला था। जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य कर डाला था। उसकी शौर्य पताका सुनकर अकबर भी घबराया था। कूटनीतिवश उसे निमंत्रण बार बार भिजवाया था, पर महाराणा की दूरदृष्टि और संबल बड़ा निराला था जिसके बल पर महायुद्ध को कई दिनों तक टाला था। तभी एक जयचंद मानसिंह सेना का अध्यक्ष बना जो कुंठा से वशीभूत हो महाराणा से रहा तना और राणा के प्रतिकार ने उसका अहंकार यूं उकसाया। एक बड़ी सेना लेकर के वो हल्दी घाटी आया। हल्दी घाटी की प्राकृतिक परिस्थितियों और युद्ध के दृश्यों को रोमांच भरने की कोशिश करते हुए आपके समक्ष रखता हूं कि वर्ग मील 6400 में वो फैली हल्दी घाटी थी। वर्ग मील 6400 में वो फैली हल्दी घाटी थी। गर्म भुरभुरी हल्दी जैसी रक्त पिपासु माटी थी। आषाढ़ी की दोपहरी सूरज से आग बरसती थी। तोपों बंदूकों की चीखें सन्नाटे को डसती थी। दोनों ही सेनाओं में राजपूती सैनिक ज्यादा थे। सभी मारने मरने कटने मिटने को आमादा थे और निजी स्वार्थ से वशीभूत हो अपनों को बढ़ते देखा और हल्दी घाटी ने भाई से भाई को कटते देखा। हल्दी घाटी ने भाई से भाई को कटते देखा। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला। महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं और राजस्थान की राजपूताना की इस राजधानी की तालियों की ताकत देखना चाहता हूं। निवेदन करता हूं कि जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। बब्बर शेर बने महाराणा मुगलों से भरपूर लड़े और तभी मानसिंह को देखा तेजी से उसकी ओर बढ़े। मानसिंह अपने हाथी पर सवार था, महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। चेतक सेना को चीरता हुआ हाथी के समक्ष जा खड़ा हुआ और तभी महाराणा प्रताप और चेतक की वीरता और मानसिंह की कायरता का एक ऐसा दृश्य बन पड़ा जो आज भी राजपूताना इतिहास में स्वर्णिम स्याही से चित्रित है। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं। तभी प्रताप को राजमुकुट से मुगलों ने पहचान लिया, घेराबंदी की और तलवारों को उन पर तान लिया। निपट अकेला पाकर उन पर बारंबार प्रहार किए, तलवारों बंदूकों और भालों से भीषण वार किए। तभी प्रताप का राजमुकुट झाला मन्ना ने पहन लिया। झाला मन्ना जो महाराणा प्रताप के प्रमुख अंगरक्षक थे, उन्हें यह अधिकार प्राप्त था कि महाराणा प्रताप की रक्षार्थ वो जो भी कर सके, जिस हद तक गुजर सकते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को खतरे में देखा, मिट्टी हवा में उड़ाई, उनका मुकुट स्वयं ने धारण किया और उनको बचा लिया गया। मुगलों ने ताबड़तोड़ वार झाला मन्ना पर किए, उनको महाराणा प्रताप समझकर झाला मन्ना शहीद हो गए। तब दो पंक्तियां झाला मन्ना के खाते में निवेदन करता हूं और आपकी तालियां भी उन्हीं के खाते में जाएं। निवेदन करता हूं कि मन्ना ने निशोणित से धरती का वंदन कर डाला। मन्ना ने निशोणित से धरती का वंदन कर डाला और हल्दी घाटी की माटी का कण कण चंदन कर डाला। मन्ना ने निशोणित से धरती का वंदन कर डाला, हल्दी घाटी की माटी का कण कण चंदन कर डाला। और जो लोग राजस्थान की माटी को बंजर कहते हैं, उनके लिए 4-6 पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, 4-6 पंक्तियों में उनको एक तमाचा उनके गाल पर अगर शाब्दिक तमाचा में मार सकूं
तो आप मुझे सूचित करें। केवल राजस्थान की वीरांगनाओं के उदाहरण देते हुए निवेदन करता हूं कि इसी भूमि पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया, इसी भूमि पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया, इसी धरा पर पन्ना ने भी चंदन का बलिदान किया, यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी, शीश काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशानी दी, महारानी पद्मिनी भी यारों इसी धरा की नारी थी, महारानी पद्मिनी भी यारों इसी धरा की नारी थी, और अब्राहम लिंकन की मां को भी ये माटी प्यारी थी। वाह वाह वाह। एक बार अब्राहम लिंकन का दौरा भारत का प्रस्तावित हुआ, यद्यपि बाद में वो आ नहीं सके। उनकी माँ, जो उनकी स्टेप मदर थी, उनकी माँ बचपन में गुजर गई थी, स्टेप मदर जो सारा लिंकन थी, उनसे पूछा गया कि माँ मैं भारत जा रहा हूँ, सनातनी भूमि पर जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर आऊं? उनकी माँ ने केवल उनसे एक चीज मांगी कि बेटा वहां जाना, मेवाड़ जाना, और वहां से मैंने एक वीर पुरुष के बारे में बहुत सुना है जिसने अपनी आन की खातिर वो जंगलों में रहा, घास की रोटियां खाई पर अपनी आन नहीं छोड़ी, जमीर का पक्का था, तो उस हल्दी घाटी की किंचित माटी लेते आना, और जब मुझे ताबूत में रखा जा रहा हो तो वो माटी मेरे सर पर रख। वो राजस्थान है ये। तब निवेदन करता हूं कि इसी भूमि पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया, इसी धरा पर पन्ना ने भी चंदन का बलिदान किया, यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी, शीश काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशानी दी, और महारानी पद्मिनी भी यारों इसी धरा की नारी थी, और अब्राहम लिंकन की मां को भी यह माटी प्यारी थी, और माना की राजस्थानी माटी में पानी किंचित है, स्वीकार करता हूं, परंतु मेरा तर्क देखिएगा और मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि माना की राजस्थानी माटी में पानी किंचित है, अरे माना की राजस्थानी माटी में पानी किंचित है, पर वीरों के शोणित से यह धरा अत्यधिक सिंचित है, और यहां दूध का कर्ज चुकाया मांस की बोटी बोटी ने, और अकबर तक को धूल चटा दी यहां घास की रोटी ने। बहुत अच्छे। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। पंडित नरेंद्र मिश्र की पंक्तियां मेरे जहन में कौंध गई हैं जब उसने पूरा वर्णन कर दिया। तो ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, ये धरती झाला माना के प्राण दान की है, और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी, यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। शोणित पानी से ज्यादा इन राजस्थान ने देखा है। मैंने बहुत दिनों बाद अश्वनी को सुना, एक छोटा नाम, जैसे मैंने आपको बताया मेरे लिए छोटा नाम है, वो आज आपके शहर के लिए बड़ा नाम है। जब हम जाते थे वो बड़ी छोटी थी, और उसके हाथ की हमने रोटियां बहुत खाई हैं, सब्जियां बहुत खाई हैं हम सब कवियों ने। जब हम पागल जी के पास चरण स्पर्श करने जाते थे, प्रशंसा क्या पढ़ेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए आज उत्साह का दिन है कि मेरी छोटी बहन पहली बार मेरे सामने काव्य पाठ करेगी। सुना है मैंने बहुत से कवियों से कि वो बहुत अच्छी कवित्री हो गई है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं है इनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। आइएगा इस नए परिंदे को, इस नए आकाश में, आपकी आकाश भर तालियां से एक बार स्तमन की उठे, आशीष की उठे मेरी छोटी बहन प्रशंसा श्रीवास्तव। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगी जी। वतन के वास्ते जीना यही अरमान रखती हूँ, वतन के वास्ते जीना यही अरमान रखती हूँ, दिलो और जान में मैं तो ये हिंदुस्तान रखती हूँ, दिलो और जान में मैं तो ये हिंदुस्तान रखती हूँ, चपलता चांदनी से है मेरा कोई नहीं नाता, चपलता चांदनी से है मेरा कोई नहीं नाता, वतन की दामनी हूँ मैं, वतन पर जान रखती हूँ, वतन की दामनी हूँ मैं, वतन पर जान रखती हूँ। एक कविता आपके साथ में पढ़ना चाहूँ। सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत देश हमारा है, सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत देश हमारा है, जगत गुरु जो इस दुनिया का भारत देश हमारा है, जगत गुरु जो इस दुनिया का भारत देश हमारा है, सबसे प्यारा सबसे न्यारा भारत देश हमारा है। मंदिर गाए ठुमक ठुमक करे राम नाम की हरिवाणी, मंदिर गाए ठुमक ठुमक करे राम नाम की हरिवाणी, गुरुद्वारे में सारे बोले जय जय नानक की वाणी, गुरुद्वारे में सारे बोले
जय जय नानक की वाणी, मस्जिद में नमाज खुदा की, मस्जिद में नमाज खुदा की, गिरजा यीशु की प्यारी, गिरजा यीशु की प्यारी, धर्म की छाया मिलकर गाती, भारत देश हमारा है, धर्म की छाया मिलकर गाती, भारत देश हमारा है। हिंदी, उर्दू और फारसी सारी यहाँ पर भाषा है, हिंदी, उर्दू और फारसी सारी यहाँ पर भाषा है। नानक, मीरा और कबीरा सबकी एक परिभाषा है, नानक, मीरा और कबीरा सबकी एक परिभाषा है। संस्कृति संग में सभ्यता रहती, सबकी एक ही आशा है, गीता कुरान बाइबल गाते, भारत देश हमारा है, गीता कुरान बाइबल गाते, भारत देश हमारा है। जगत गुरु जो इस दुनिया का, भारत देश हमारा है, जगत गुरु जो इस दुनिया का, भारत देश हमारा है। हम सब कवियों को हिंदी भाषा में भी सुन रहे हैं, अन्य भाषाओं में भी, उन्हें संस्कृत में भी कवि समय होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन राजस्थानी भाषा का एक बड़ा प्यारा गीतकार मेरे पास बैठा है, उसने हिंदी में भी लिखा है, राजस्थानी में भी लिखा है, अनेकों एल्बम धनराज के आ चुके हैं। मैंने एक दो बार उसे जब पहली बार सुना, मुझे लगा कि राजस्थान के आकाश में यदि कल किसी से प्रकाश होगा तो इस धनराज से होगा। आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार, अभी तक आप किसे सुन रहे हैं और मैं किसी को बुला रहा हूं, इन दोनों के बीच से राजस्थान यात्रा कर रहा है। आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार, अलगो जा खेता बजे रण खेता तलवार, यही राजस्थान है। अभी तक आप रण खेतों में तलवार सुन रहे हैं, अब अलगोजों की पुकार सुनिएगा। धनराज दादीज के लिए जरा सुरीली सी तालियां बजा दीजिएगा। माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम। सीधे सीधे एक मुक्तक और एक छोटा सा गीत, उसके बाद में जब राजस्थानी का कहा है तो एक राजस्थानी का गीत। कि दुश्मन के सर खातिर जिनका मीलों दूर गया भाला, कि दुश्मन के सर खातिर जिनका मीलों दूर गया भाला, जिन्होंने अपनी मिट्टी को सब कुछ अर्पण कर डाला और हंसते हंसते फांसी वाले जो तख्तों पर झूल गए, उनके कारण पहन सके हम आज़ादी की जयमाला, उनके कारण पहन सके हम आज़ादी की जयमाला। तो उन वीर शहीदों को मेरा 100 बार वंदन और उन्हीं की शहादत पर एक मेरा गीत आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। जी स्वागत। हो गए माँ के लिए जो माँ को प्यारे, हाँ हो गए माँ के लिए जो माँ को प्यारे, उन शहीदों को मेरा 100 बार वंदन, उन शहीदों को मेरा 100 बार वंदन। बुझ गए जो आज फिर खातिर हमारे, बुझ गए जो आज फिर खातिर हमारे, उन चरागों को मेरा 100 बार वंदन, उन शहीदों को मेरा 100 बार वंदन। कि माँ को बोले लौट आऊंगा मैं वापस, गोद में बिटिया हुमकती छोड़ आए, हाथ की मेहंदी अभी गीली थी जिसकी, उस प्रिया को भी बिलखती छोड़ आए। और जो चले बस देश हित को सर पे धारे, जो चले बस देश हित को सर पे धारे, उन सपूतों को मेरा 100 बार वंदन, उन शहीदों को मेरा 100 बार वंदन। वाह। कि रो रही है आज, रो रही है याद में घाटी तुम्हारी, और क्यारी केसरी बेसुध पड़ी है, और बर्फ भी अब तो पिघलती क्रोध के वश, देश की आंखों में ज्वाला की झड़ी है। और मुश्किलों में जो कभी हिम्मत न हारे, मुश्किलों में जो कभी हिम्मत न हारे, उन इरादों को मेरा 100 बार वंदन, उन शहीदों को मेरा 100 बार वंदन। और गीत का आखिरी बंद,
कि खुद के सुख की तो कभी परवाह नहीं की, खुश रहे बस देश की जनता हमारी। एक यही तो ध्येय था उनका इसी हित, हंसते हंसते सौंप डाली उम्र सारी। और एक के बदले जिन्होंने 100 मारे, एक के बदले जिन्होंने 100 मारे, ऐसे चीतों को मेरा 100 बार वंदन, उन चरागों को मेरा 100 बार वंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जिंदाबाद। 75 साल के इतिहास में देश ने एक दंश निश्चित रूप से सहा है। हमने साझी विरासत पाई थी जब हमने आज़ादी पाई थी। अब्दुल जब्बार सर यहाँ बैठे हैं, कभी मैं श्रोता रहा हूँ आपका सर बरसों, इन्हें सुनकर मैंने कविताएं लिखी हैं वरुण जी को, लेकिन जब इन्हें सामने देखता हूँ तो इनकी कविताएं मेरे जहन में उभरती हैं। और इस देश के हालात वहाँ पहुँच गए, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गए आप धर्मों का नाम। ये 75 साल का इतिहास है जो हमने कैक्टस बो दिए हैं गुलाबों की खेती की जगह इस हिंदुस्तान में। उसके दुष्परिणाम के बाद भी लेकिन कुछ फूल थे जो हमारी क्यारियों में खिले रह गए। उन फूलों में कोई अब्दुल जब्बार बन के आता है, कोई अब्दुल गौहरी बन के आता है। मैं राष्ट्रीयता की शाश्वत मसाल मेरे भाई अब्दुल गौहरी जी को बहुत ईमानदारी से आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ आएँ और रसखान का स्वर क्या हो सकता है हिंदुस्तान में, रहीम का स्वर क्या हो सकता है हिंदुस्तान में, अशफाकुल्लाह की परंपरा क्या हो सकती है। यदि ये देखना है तो अब्दुल गौहरी जी के लिए एक बार तालियां बजाइए, वो खुद से निकल रही है। गीत में अभ्यर्थना आराधना के गा रहा हूं संजय भाई। वाह। गीत में अभ्यर्थना आराधना के गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। गीत में अभ्यर्थना आराधना के गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। एक साहब ने पूछा अध्यक्ष महोदय कि सबसे भारी चीज क्या होती है। मैंने कहा भाई मैं नहीं बता सकता, उस बूढ़े बाप से पूछना जिसने अपने बेटे की अर्थी को कंधा दिया। लुटा लुटा सा बाप दुखी महतारी होती है, लुटा लुटा सा बाप दुखी महतारी होती है, जैसे पूरी बस्ती ही दुखियारी होती है। सबसे भारी चीज बताना पाऊं शायद, सबसे भारी चीज बताना पाऊं मैं शायद, पर पिता के कंधों पर पुत्र की अर्थी सबसे भारी होती है, पिता के कंधों पर पुत्र की अर्थी सबसे भारी है। मैं मेरे बेटे से मिलने के लिए आर्मी कैंपस में गया था, कश्मीर गया था। तब मैंने सरहद के सिपाहियों से सवाल किया। उन्होंने एक बात कही कि गौरी साहब आप हिंदी के कवि, हमारी पीड़ा लोगों तक पहुंचाना। मैंने कहा आपकी क्या पीड़ा है। सरहद के सिपाही की पीड़ा आपके बीच रखता हूं 4 पंक्तियों में। जी स्वागत। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े। वाह भाई जी आप तो खुद ही फौजी अफसर रहे और कभी 2 चीजें मैं आपको सादर भेंट करता हूँ। बहुत अच्छा। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना। वाह। शहीदों की चिताओं पर जोड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना, हम अपनी लाशों से सरहद पर दीवारें चुनवा देंगे। वाह। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना, हम अपनी लाशों से सरहद पर दीवारें चुनवा देंगे। तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना, तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना, तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना। मीणा साहब आपने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम में, मैं जानता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों इस आज़ादी को लाने के लिए इतनी आराम से नहीं आ गई। जाने कितना जहर पिया है तब जाकर खुशहाली आई, जाने कितने दीप बुझे हैं तब जाकर दिवाली आई, नई फसल को कफन उड़ाया तब जाकर खुशहाली आई, और जाने कितने दीप बुझे हैं तब फूलों पर लाली आई, जाने कितने दीप बुझे हैं तब फूलों पर लाली आई। रख देते हैं जो सीना गर्म तोपों के दहानों पर, वतन एहसान खम जिनकी शहादत के नज़ारों पर, सिर जाता कहर भूचालवी जिनके इशारों पर। हम उनके गीत गाते हैं, हम उनके गीत गाते, हम उनके गीत गाते। एक ऐसा सपूत भारत माँ का लाल जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आज़ादी के लिए। आप तो विद्वान लोग हो, कभी करो तो क्या जा मेरा समझाना थे पंडित है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर
अध्यक्ष महोदय, खास तौर से आपके लिए कविता पढ़ रहा हूँ। पंडित चंद्रशेखर शर्मा गोले ने 3 कहानियां लिखी थी, उसमें से एक थी उसने कहा था। ये मेरी उसने कहा था है। जब अंग्रेज कहते हैं आजादी के लिए बात करते, कहते हैं जौहर साहब को इंग्लैंड भेजो, हम आजादी के लिए बात करेंगे, उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। इकलौती बेटी होती है, बड़ा अरमान होता है कि बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा। तो बेटी खत लिखती है अब्बा को, अब्बा शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी है, तुम जल्दी आ जाओ। वो खत के उत्तर में लिखते हैं, बेटा अब तो मैं भारत की आज़ादी लेकर के लौटूंगा, तू तिरंगे के लिए अपनी सब खुशियां कुर्बान कर देना। बिना बाप के बेटी शादी की खुशियां मनाती है। जब शादी के बाद डोली की तरफ कदम बढ़ाती है तो सामने से अब्बा की लाश आती है और भीड़ दिखाई देती है। इस थीम पर एक कविता आपको सादर समर्पित कर रहा हूँ। विनीत भाई बहुत बढ़िया संचालन किया। और मान लिया आजादी का वो बबर शेख पहुंचा लंदन, और मान लिया आजादी का वो बबर शेख पहुंचा लंदन, संयोग से भारत में उस दिन थी ईद और रक्षाबंधन। कुछ मुसलमान अपने हिंदू भाई के गले मिल रहे थे, कुछ मुसलमान अपने हिंदू भाई के गले मिल रहे थे, उस घुटती गुलामी में खुशियों के कमल खिल रहे थे। कुछ हिंदू बहना मुसलमान भैया के राखी बांध रही और कसम कच्चे धागे के उनके मन में साथ रही। मेरे देश में खुशियां फैली थी, मेरे देश में खुशियां फैली थी। वो बबरशेर बंधन में था, कुर्बान वतन पर होने को वो ईद के दिन लंदन में था। मुंह पर थी रट आजादी की और दिल में प्यार वतन का था। शब्दों की देख बुलंदी को गोरों का माथा ठनका था। गोल मेज को ठोक निडर आवाज बुलंद लगाई थी और भारत की आजादी की कसम वीर ने खाई थी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आजादी लेने आया हूं, आजादी लेकर जाऊंगा, आजादी लेने आया हूं, आजादी लेकर जाऊंगा, वरना ये परतंत्र शक्ल भारत में नहीं दिखाऊंगा। है एक ही जिद आजादी की जो तुम्हें मान लेनी होगी, है एक ही जिद आजादी की जो तुम्हें मान लेनी होगी, वरना मुझे दफन करने को जमीन यहीं देनी होगी। मैं कफन साथ में लाया हूं, कफन साथ में लाया हूं, मैं कफन और सो जाऊंगा, कसम खुदा की, वरना मैं आजादी लेकर जाऊंगा। बेहाल कर दिया मार मार, बेहाल कर दिया मार मार, वो भूल सका ना आजादी। बहने लगा रक्त मुख से हालत गोरों ने ला दी, तड़प तड़प और बिलख बिलख वो पानी पानी कहता था और मरते दम तक आजादी की अमर कहानी कहता था। वाह 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 वाह। बेटी खत लिखती है, अब्बा जल्दी आ जाओ, शादी में 10 दिन बाकी हैं। जेल में जौहर साहब बेटी का खत खोलते हैं, देखिएगा एक मन में चित्र से बनाइए, काश अब आजादी लेने गए होते आपकी बेटी का खत आता। खत खोला मजमून पढ़ा, नम आंखी थी दम घुटता था। खत खोला मजमून पढ़ा, नम आंखी थी दम घुटता था, जैसे मंजिल पर आकर दुल्हन का डोला लुटता था। आदाब लिखा था और आगे अम्मी से लिखवाया था। वाह। भारतीय परंपरा के मुताबिक बेटी शादी के बाद मां से लिखा रही है। आदाब लिखा था और आगे अम्मी से लिखवाया था। बेटी ने पिछला लाड़ प्यार अब्बा को याद दिलाया था। तुम तो कहते थे गुड़िया का शान से ब्याह रचाऊंगा, तुम तो कहते थे गुड़िया का शान से ब्याह रचाऊंगा, अपने हाथों से बिटिया को डोली में बैठाऊंगा, घर आंगन धूम मची होगी देख के खुश हो जाऊंगा, शहनाई बाजेगी घर पर मैं फूला नहीं समाऊंगा। वो वक्त आ गया है अब्बा, वो वक्त आ गया है अब्बा, हसरत तुम पूरी कर लेना, शादी में 10 दिन बाकी है, बेटी की शीघ्र खबर लेना। दिल थाम लिया खत पढ़ करके, अनजान लिफाफा छोड़ दिया। बेटी की पिछली यादों ने अब्बा के दिल को तोड़ दिया। गमगीन कांपते हाथों ने मुश्किल से कलम उठाया था, बेटी को खत का उत्तर लिखने की हिम्मत कर पाया था। सच सहन नहीं कर पाएगी कुछ ऐसा मन में आया था, सच सहन नहीं कर पाएगी कुछ ऐसा मन में आया था। कोड़ों के घाव छुपाए थे, खुद को खुशहाल बताया था। मजबूरी जाहिर की थी, शायद बेटी ना आ पाऊंगा, अब तो बेटी भारत की आजादी लेकर आऊंगा। मजबूर हूं मैं बेटी, लेकिन वो अल्लाह तो मजबूर नहीं, मजबूर हूं बेटी लेकिन अल्लाह तो मजबूर नहीं। जब उसको मंजूर नहीं तो हमको भी मंजूर नहीं। जब बजे तेरे घर शहनाई सीने पर पत्थर रख लेना, जब बजे तेरे घर शहनाई सीने पर पत्थर रख लेना, 2 दिन के लिए मेरी लाड़ो बिन बाप की बेटी समझ लेना। कर देना माफ मेरी बेटी, कर देना माफ मेरी बेटी, बदकिस्मत बाबुल अपने को साकार नहीं जो कर पाया तेरे छोटे से सपने को। अल्लाह से दुआ करो बेटी अब्बा ले लौटे आजादी, फिर बिना बाप के बेटी की इस तरह कभी ना हो शादी। तू भूल जाएगी पिछले गम और फूली नहीं समाएगी, जब लाड़ो आजाद हिंद की तू बेटी कहलाएगी। फिर भी कुछ शिकवे बाकी हो, कंधे पर सर रख रो लेना, आंसू के गंगा जल सी तो रंजों के धब्बे धो लेना। भारत माँ की आंखों को बेटी मत नम होने देना, और तेरी अम्मी को मत अब्बा का गम होने देना। रोने मत देना, हिम को रुकने मत देना गंगा को, अब्बा के लाड़ प्यार की बलि दे देना इस तिरंगा को। खत भेज दिया वो वीर न जाने किस गम में खोया होगा, और जेल के कंबल से मुंह ढककर फिर रोया होगा। एक तरफ बेटी की शादी, एक तरफ भारत की आजादी। बिना बाप के बेटी शादी की खुशियां मना रही है। देखिए 6 पंक्तियां श्रृंगार की। बिन बागवान के महक रहा दुर्भाग्य आज गुलशन का था,
बिन बागवान के महकरा दुर्भाग्य आज गुलशन का था। घर के आगे डोली को बस इंतजार दुल्हन का था। जौहर के अरमानों की गुड़िया ने रूप संवारा था और गुलाबी होठों से साजन का नाम पुकारा था। कुछ शर्मा करके आज पांव में पहल उसने डाली थी और गुनगुनाहट भी मुंह से पहली बार निकाली थी। अब्बा के अरमानों के आभूषण अंग सजाए थे, जैसे आज बाहर ने भी गीत मिलन के गाए थे। मेहंदी रचे हाथ तिरछी नजरों से आज निहारे थे, मेहंदी रचे हाथ तिरछी नजरों से आज निहारे थे। लंबे लंबे बाल खूब जी भर का संवारे थे। एहसास हुआ था यौवन का जब उसने ली अंगड़ाई थी। अपनी ही तस्वीर आईने में पहचान न पाई थी। शादी से बड़ आजादी की खुशियां मन में छाई थी। सीने पर पत्थर रख करके अब्बा की याद छुपाई थी। बेटी डोली की तरफ कदम बढ़ाती है, सामने से भीड़ दिखाई देती है। कानवा साहब, आपको ये पंक्तियां सादर समर्पित कर रहा हूं। डोली की ओर बढ़ी दुल्हन डोली में बैठ न पाई थी। डोली की ओर बढ़ी दुल्हन डोली में बैठ न पाई थी। बेचैन हुआ दिल अंदर से कुछ शंका मन में आई थी। वो ठिठक गई अब दिन में उसको रात दिखाई देती थी और मीलों लंबी भीड़ कोई बारात दिखाई देती थी। बहुत अच्छे, वाह वाह। नजदीक आ गई भीड़ तो देखा बापू सबसे आगे थे। कंधों पर अर्थी लिए हुए कुछ पीछे लोग अभागे थे। डोली के पास रुकी अर्थी धीरे से वस्त्र हटाया था। डोली के पास रुकी अर्थी धीरे से वस्त्र हटाया था। साजन घर जाती दुल्हन को जब उसका बाप दिखाया था। रो पड़ा हिमालय हिल की भर क्या दुल्हन पर बीती होगी और फटे हुए अरमानों का दामन कैसी सीती होगी। उस ममता के आंसू की कीमत वतन चुका ना पाएगा और हिमगिरी के चरणों पर सतत शीश ना पाएगा। जौहर तेरी कुर्बानी इतिहास भुला ना पाएगा और तिरंगा सदियों तक गुणगान तुम्हारा गाएगा और तिरंगा सदियों तक गुणगान तुम्हारा गाएगा और तिरंगा सदियों तक गुणगान तुम्हारा गाएगा। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को कि आपने गौरी जी की कविता को वही सम्मान दिया कि जो उन्हें मिलना चाहिए था। यदि न्यायाधिपति खड़े हो गए, हमारे बड़े ऑफिसर्स खड़े हो गए हैं, तो कविता में कोई तो बात रही होगी। मुझे नहीं पता टीवी का कैमरा कितना कैच कर पाया इस चीज को कि गौरी जी जिस समय कविता पढ़ रहे थे उस समय अश्रुपूरित थे, और यदि इधर कोई कैमरा होता तो आप सामने देखते कि न्यायमूर्ति सही संजय झाला से हमारे बहुत से अतिथियों अश्रुपूरित हैं इस समय। दास्ताने दिल कभी अपनी सुनाकर देखना, सारी दुनिया कह उठेगी ये कहानी है मेरी। आपको जब लगने लगे कि ये कहानी उस शूरवीर की नहीं, ये तो मेरी बेटी विदा हो रही थी, वो कहानी सत्य हो जाती है। जब आपकी शब्दों की संवेदना में आंसुओं की शाही मिल जाए तो उससे बड़ा कोई महाकाव्य होता भी नहीं है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। तेरा तालियों से बड़ी करना भाई की कविता को। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। इस कविता को अश्रुओं की भागीरथी में यदि उसने अवगाहन करवा दिया है तो रामकरण सर ये तय मान लीजिए कि आज का कवि सम्मेलन धन्य हो चुका है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कवि सम्मेलन को जिस चरम पर पहुंचाना था भाई अपने आंसू से पहुंचा चुके हैं। और जब बहुत अधिक अश्रु आ जाएं तो उसे केवल हमारे यहाँ स्त्री का आंचल पहुंच सकता है। और इस मंच पर मातेश्वरी के रूप में, बहन के रूप में एक नाम बैठा है डॉक्टर सुशीला शील का। मैं बड़ा मुश्किल में था कि इनके बाद किसे पढ़वाऊं, लेकिन जब कभी कहा जाता है कि शौर्य के लिए यदि आपको युद्ध में जाना है तो पिता का साहस आपके साथ होना चाहिए, लेकिन यदि कभी आप आंसुओं की धार लेकर के घर में घुसें तो फिर मां का आंचल आपके साथ होना चाहिए। तो इस आंसुओं की धार के बाद मैं जिन्हें बुला रहा हूं, डॉक्टर सुशीला शील को बुला रहा हूं। गीतों की एक वो पावन सा नाम जिसने सब रसों में लिखा है। बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, एक लंबी यात्रा है। मैं जब नया नया मंचों पर आया था, जिन 2-3-5 कवियों को सुनता था बहुत चर्चाओं में, उनमें एक नाम डॉक्टर सुशीला शील का भी है। वे एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार पढ़ी लिखी तालियां बजा करके बुलाया जाए। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें आंचल में संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सुशीला जी आप भी ज्यादा गंभीर न होइएगा। आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है। थोड़ा इन्हें साहस दीजिए वरना ये भी वही करेंगे जो वो करके गए। आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है। होठ नहीं खींचे हैं हमने चीख दबा रखी है। इस चीख को जरा आक्रोश की भाषा तक ले जाए, देश की भाषा तक ले जाए। मैं अपने आप को थोड़ा संभालते हुए पढ़ती हूँ। सारे संसार की संस्कृति अपने आप में समेटे, सारे
पूरे संसार का सौंदर्य अपने आप में समेटे भारत माँ, इसको परिभाषित करना ये मेरी सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा प्रयास किया, एक शब्द चित्र दिया है एक गीत में, मैं वो आपके सामने समर्पित करती हूँ। रत्नाकर चरणों को धोता मुकुट बना हिमवान है, रत्नाकर चरणों को धोता मुकुट बना हिमवान है, सूरज चंदा करे आरती ऐसा देश महान है, मेरा देश महान है, भारत देश महान है। देखिएगा, पूरब में जगते ही सूरज इसको रोज निहारता, फैला कर सोने की किरणें इसका रूप संवारता, पश्चिम में अस्ताचल संध्या को सिंदूरी कर देता, उत्तर में केसर कश्मीरी दक्षिण तक रंग भर देता, पूर्वा की शहनाई बजती मीठी मीठी तान है, सूरज चंदा करे आरती ऐसा देश महान है, मेरा देश महान है, भारत देश महान है। और ये बंद जी, स्वागत। खेतों में झूमा करती है गेहूं, खेतों में झूमा करती है गेहूं धानों की बाली, मौसम रोज सजा कर करता, मौसम रोज सजा कर रखता मीठे गीतों की थाली, सावन झूम झूम कर नाचे फागुन रंग बिरंगा है, लहर लहर लहराए नभ में विजयी विश्व तिरंगा है, रोम रोम गा रहा जीत के, रोम रोम गा रहा जीत के गीत पवन गतिमान है, सूरज चंदा करे आरती ऐसा देश महान है, मेरा देश महान है। और अगला बंद समर्पित करती हूँ। इस बात को बहुत लोगों ने, ये गीत थोड़ा सा पुराना है, बहुत लोगों ने अपनी अपनी तरह से कहने का प्रयास किया। मैंने कैसे कहा था? कंकर कंकर शिव शंकर है, नगर नगर मथुरा काशी, जिसकी रज में रमते रहते डगर डगर पर सन्यासी, जहाँ कर्म से भाग्य बदलता है भारतवासी प्यारा, इतना भाईचारा सब में हर दुश्मन आकर हारा, ज्ञान और विज्ञान से पाया, ज्ञान और विज्ञान से पाया विश्व गुरु का मान है, सूरज चंदा करे आरती ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। और अंतिम बंद ये समर्पित हम लोगों के लिए ही है। खून पस, आपने कहा कि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली, तो मैं उसको हम कैसे संभाल कर रखें, सुनेगा। खून पसीने से सींचा है इस भारत की माटी को, खून पसीने से सींचा है इस भारत की माटी को, भूल न जाना हिंद वासियों बलिदानी परिपाटी को, अपनी आजादी की खातिर सब न्योछावर कर देंगे, भारत माँ तेरे आंचल को हम खुशियों से भर देंगे, आंख उठाकर जो देखेगा, आंख उठाकर जो देखेगा उसका घर शमशान है, सूरज चंदा करे आरती ऐसा देश महान है, भारत देश महान है, मेरा देश महान है, रत्नाकर चरणों को धोता मुकुट बना हिमवान है, सूरज चंदा करे आरती ऐसा देश महान है, मेरा देश महान। वाह वाह वाह। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी सबसे अच्छे प्रश्न का उत्तर सबसे अंत में लिखता है, तो वो अब प्रिंसिपल साहब हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जिंदगी को संघर्ष के साथ उन्होंने जिया है। जैसा उनका बहुत से करीबी लोग उन्हें जानते हैं, जिंदगी भर टूटने का डर झुका जिनको ने पाया, हार का खुद मौत ने भी जन्मदिन उनका मनाया, तुम उन्हें दे दो चुनौती जो बुझाने पर तुले हैं, ये वो दीपक हैं जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया।
संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल डॉक्टर सुशीला शील हमारे पास बैठी हैं। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें। क्या बात। अगली लाइन उठा लेना, मैं इस बड़े गजलकार को बुला रहा हूं। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें, वरना ऐसी बात कहीं जो खामोशी से अच्छी हो। क्या बात। जो खामोशी को तोड़ता हुआ शायर गीतकार है वो दिनेश जिंदल है। इतना प्यारा कलमकार है। जब लोगों ने कहा कि गजल मर रही है, गीत मर रहा है, चुटकुले हावी हो गए मंचों पर, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, वरुण जी लेखनी के पास हस्ताक्षर नहीं है, यक्ष प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं है, अग्नि गर्भा कोख वंध्या लग रही है, अक्षरों के वंश में दिनकर नहीं है। लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए। उस समय कोई गीतकार चलता है जोधपुर की हटीली मिट्टी से, उसका नाम होता है दिनेश जिंदल, और वो चंदन की गंध लेकर आपके सामने मेरे बड़े भाई, जरा आदर भरी तालियां उनके लिए बड़े भाई दिनेश जिंदल जोधपुर से। पहले मित्रों, एक जब शहर में कोई कवि सम्मेलन या मुशायरा हुआ करता था तो माएँ अपने बच्चों को भेजती थी और वो कहती थी कि आज बच्चों को बिना कॉपी पेंसिल के तालीम मिलेगी। ये कवि सम्मेलन और मुशायरों के मायने हुआ करते थे। मैं बात आरंभ करता हूँ, सुने आप। हम जीवन जीना सीख गए, यही से बात कि संजय भाई कि कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, मैं पांवों को शूलों के अनुकूल बनाता चला गया। कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, मैं पांवों को शूलों के अनुकूल बनाता चला गया, और तुमने दुनिया भर को चाहा। देखिए गजल का इशारा जरूरी नहीं है आमने सामने, कहीं तक पहुंचती है बात कि तुमने दुनिया भर को चाहा, मैंने बस चाहा तुमको, यूं भी मैं रिश्तों की एक स्कूल बनाता था। तुमने दुनिया भर को चाहा, मैंने बस चाहा तुमको, यूं भी मैं रिश्तों की एक स्कूल बनाता चला गया। इसको थोड़ा सा मेरे कद के बराबर कर दूं। यूं भी मैं रिश्तों की एक स्कूल बनाता चला गया। मित्रों, जब विनीत भाई संचालन कर रहे होते हैं, हम लोगों का भार काफी कम हो जाता है, इतनी ज्यादा ऊर्जा हमको नहीं लगानी पड़ती। मैं विनीत भाई को एक शेर भेंट करता हूँ। संजय भाई भी यहाँ पे विराजे हुए हैं और न्यायाधिपति यहाँ पर हैं। मैं मीणा साहब शेर देखे, आप सबको भेंट करता हूँ ये शेर कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया। देखिए मित्रों, मैं तालियों का कवि नहीं हूं, तवज्जो का कवि हूं। आपकी तवज्जो मुझे मिलनी चाहिए कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया, और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह। तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। और आधुनिक संवेदनाएं कैसे आई देखिए आप। मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। शेर देखे कि बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर, बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। मित्रों, एक दो शेर देख लें कि लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई। लो राजीव, मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हुए बड़े कलाकार हैं ये। लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई। जो याद की अभी बर्फ पिघली थी दिल में और आंखों से बही थी, बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई। और ये शेर खास तौर से देखिए आपकी, ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी। गजल की भाषा देखे आप, गजल किस मुकाम पे आ गई। लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई, और ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी। ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को वो बाग में कपड़े बदलने आ गई। ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को वो बाग में कपड़े बदलने आ गई। और शेर देखे आप कि
अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें। 75 साल हो गए आजादी के, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। हाय 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 हाय, अब तो चेहरों पर तुम्हारे, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। और मित्रों, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं 4-5 ताजे शेर हैं, अभी मैं भी इन शेर से बाहर नहीं निकल पाया हूं। जी हाँ, लो गजल की एक क्षमा चुप। अब तो चेहरों पर तुम्हारे, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई, आईनों की उम्र ढलने आ गई। और मित्रों, आपने देखा होगा सिग्नल पर जब गाड़ी रुकती है तो नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, खिलौने बेचती हैं, किताबें बेचती हैं आपको, है ना। उनकी पीड़ा को देख करके एक गजल 2-3 शेर हुए हैं। इसमें यह भी देखें कि कोरोना में की जो भूख थी और कोरोना में ऑक्सीजन की जो त्रासदी थी, नहीं मिल रही थी, ये कुछ मिली जुली संवेदना है। बहुत ताजा शेर है, अभी मैं भी इससे नहीं उबर पाया हूँ। स्वागत भैया। देखें आपकी खेल खिलौने गुड्डा गुड्डी और किताबें बेच रही हूँ। वाह। खेल खिलौने गुड्डा गुड्डी और किताबें बेच रही हूँ, एक चिड़िया कहती है मुझसे अपनी पाखें बेच रही हूँ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। खेल खिलौने गुड्डा गुड्डी और किताबें बेच रही हूँ, एक चिड़िया कहती है मुझसे अपनी पाखें बेच रही हूँ, अपनी पाखें बेच रही हूँ। और ये शेर देखें आप खास तौर से, अपनी पाखें बेच रही हूँ और कहने को तो गुब्बारा है 2 पैसे की कीमत बाबू। वाह। कहने को तो गुब्बारा है 2 पैसे की कीमत, शायद कहने को तो गुब्बारा है 2 पैसे की कीमत बाबू, पर गुब्बारे में भरकर अपनी सांसें बेच रही हूँ। कहने को तो गुब्बारा, कहने को तो गुब्बारा है 2 पैसे की कीमत बाबू, कहने को तो गुब्बारा है 2 पैसे की कीमत बाबू, पर गुब्बारे में भरकर मैं अपनी सांसें बेच रही हूँ, अपनी सांसें बेच रही हूँ, अपनी सांसें बेच रही हूँ। और गाड़ी का शीशा नीचे कर एक नजर भर देख इधर भी। हाँ। गाड़ी का शीशा नीचे कर, राजीव भाई नया शेर देखे आप, कि गाड़ी का शीशा नीचे कर एक नजर भर देख इधर भी, पांव नहीं है मेरे बाबू और जुराबे बेच रही हूँ। गाड़ी 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 अद्भुत, कमाल, वाह। गाड़ी का शीशा नीचे कर, गाड़ी का शीशा नीचे कर, कमाल शेर है। एक नजर भर देख इधर भी, पांव नहीं है मेरे बाबू और जुराबे बेच रही हूँ, और जुराबे बेच रही हूँ। और शेर देखिए कि ख्वाब पुराने बचपन वाले आ आकर आंसू लाते हैं। वाह वाह वाह। ख्वाब पुराने बचपन वाले आ आकर आंसू लाते हैं, मजबूरी करती भी क्या मैं अपनी आंखें बेच रही हूँ, मजबूरी करती भी क्या मैं अपनी आंखें बेच रही हूँ। और आखिरी शेर, मक्ता नहीं है इसमें, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। जैसा विराजे हुए यहाँ पे न्यायाधिपति विराजे हुए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि क्राइम तक कब पहुँचता है आदमी, कब क्रिमिनल बनता है। एक पुरानी एक गज़ल के 2 शेर थे कि पेट ने बाँचे नहीं 2 जून के रिश्ते। पेट की बात कही थी आपने, भूखे की बात कही थी, और फिर सुशीला जी ने दोहे भी पढ़े थे। मुझे भी उस समय एक अपना दोहा याद आया था, और वो दोहा यूं था कि रहा पेट के सामने अपमानित ये शीश, रहा पेट के सामने अपमानित ये शीश, वेतन का दिन 1 है रोटी के दिन 30। रहा पेट के सामने अपमानित ये शीश, वेतन का दिन 1 है रोटी के दिन 30, रोटी के दिन 30। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि कौन आदमी क्राइम तक कैसे पहुंचता है, कि पेट ने बाँचे नहीं 2 जून के रिश्ते, उंगलियों ने तब पड़े नाखून के रिश्ते। पेट ने बाँचे नहीं 2 जून के रिश्ते, उंगलियों ने तब पड़े नाखून के रिश्ते, और बूंद पानी की न उसकी आंख में चमकी, आदमी ने यूं निभाए खून के रिश्ते। बूंद पानी की न उसकी आंख में चमकी,
आदमी ने यूं निभाए खून के रिश्ते। आखिरी शेर इस गजल का पढ़ लेता हूं कि गाड़ी का शीशा नीचे कर, एक नजर भर देख इधर भी, पाम नहीं है मेरे बाबू और जुराबें बेच रही हूं। और शेर देखें कि दिन भर खपने पर भी बाबू, पेट रहा खाली का खाली। दिन भर खपने पर भी बाबू, पेट रहा खाली का खाली, इस गड्ढे को भरने खातिर अपनी रातें बेच रही हूँ। अपनी रातें अपनी रातें मेरे हिस्से में 2-3 मिनट है। एक प्रेम और मोहब्बत का गीत, प्रेम और मोहब्बत के गीत ही पढ़ता रहता हूँ मित्रों में, क्योंकि विसंगतियाँ बहुत है। मेरा ये मानना है कि अपन को अपना काम करना है। अपन एक अच्छा बड़ी लाइन खींच के देते हैं, अपने आप छोटी वो लाइन हो जाएगी। और पिछले दिनों जिन संवेदनाओं पर बड़ा कुटारा घात हुआ, जिन संवेदनाओं को विकृत करके समाज के सामने कलाओं के माध्यम से भी मैं कहना चाह रहा हूँ, फिल्मों के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ, लाया गया, उसमें एक महत्वपूर्ण संवेदना थी प्रेम। मैं प्रेम का एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रॉस्पेरिटी होती है। जहाँ प्रेम होता है, जैसे नदी प्रेमिका है, समुद्र प्रेमी से मिलने जाती है, तो नदी जहाँ जहाँ जाती है पूरे क्षेत्र को, पूरी ज़मीन को हरियल बनाती है, सभी की प्यास बुझाती है। वो बाइफरकेट नहीं करती कि मुझे इसकी प्यास बुझानी। ये प्रेम की तासीर है। अगर ये नहीं है तो वो प्रेम नहीं है मित्रों। मैं यहीं से एक गीत आरंभ करता हूँ, छोटा सा गीत है। देखिए आप यही दृश्य अपने सामने रखें आप कि प्यास जग की है बुझाने, गीत आजादी के गाने। वहां बर्फ में कैद थी वो, पिता के घर में है ना, पहाड़ पर कैद से मुक्त हो गई, समुद्र की तरफ चली। प्यास जग की है बुझाने, गीत आजादी के गाने। दो किनारों में है मछली, एक नदी पर्वत से निकली, गुनगुनाती मुस्कुराती, गीत आजादी के गाती। वो चली सागर से मिलने जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। प्यास जग की है बुझाने, गीत आजादी के गाने। दो किनारों में है मछली, एक नदी पर्वत से निकली, गुनगुनाती मुस्कुराती, गीत आजादी के गाती। वो चली सागर से मिलने जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। एक दूसरा दृश्य और देखिए आप कि है घिरा कांटों में रहकर, मौसमों के तंज सहकर। है घिरा कांटों में रहकर, मौसमों के तंज सहकर। बच के माली की नजर से और भंवरों के कहर से, डाल पर है मुस्कुरा कर, गीत खिलने के है गाकर। फूल खुशबू बांटता है जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। और आखिरी दृश्य गीत का देखिए आप, बहुत बढ़िया, कि रात ने आकर यूं घेरा, रात ने आकर यूं घेरा, हर तरफ अब तो अंधेरा। हाथ को ना हाथ सूझे, ये पहेली कौन बूझे। सूर्य की है आस लेकर, भोर का विश्वास लेकर, एक दीपक जगमगाता जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता इस तरह। किसी पुस्तक के पृष्ठ के आवरण पर जिस तरह के हस्ताक्षर होने चाहिए,
बस वैसे इस खंड के अंतिम कवि ने हस्ताक्षर उतने ही खूबसूरत किए हैं जैसे किसी पहले महाकाव्य के प्रथम खंड पर कर दिए हों। भाई कह रहे थे कि विनीत संचालन करते हैं तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं उल्टा कह रहा हूं, जब दिनेश भाई कविता पढ़ते हैं उस समय संचालन की आवश्यकता ही नहीं होती, फिर मैं उन्हें खुद सुन रहा होता हूं। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है, एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी तो लकड़ी होती है। तो एक गंध को, कविता की सुगंध को आपने प्रथम खंड में बहुत सराहा। मैं प्रथम खंड के कवियों से आग्रह करूंगा कि वे सामने आसन ग्रहण करें और द्वितीय खंड के हमारे और अधिक जो श्रेष्ठ कवि हैं उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं।